नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण पढ़ रहे हैं और समास प्रकरण में तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे। तत्पुरुष समास में कुछ सूत्र बचे हुए थे जिनको हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक सूत्र है द्वेष्टनः संख्यायाम अबहुव्रीहि सित्यो। इसके बाद त्रयस्त्रयः, इस सूत्र को पढ़ा था। त्रयस्त्रयः के बाद परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, ये सूत्र क्या कहता है कि द्वंद्व तत्पुरुषयोः अर्थात द्वंद्व और तत्पुरुष समास में परवल्लिंगम अर्थात परवल्लिंगता होती है, मतलब पर के समान लिंग होता है। पर शब्द का जो लिंग होगा, जो चिन्ह होगा, वही समस्त पद का लिंग होता है, ऐसा इस सूत्र ने कहा। जिससे कुक्कुट मयूरियौ इमे, मयूरी कुक्कुटौ इमौ अर्ध पिप्पली, ये इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा था कि किस प्रकार से समस्त पद का लिंग यहाँ पर बदलता है। ठीक है, मतलब चेंज होता है कि पर शब्द के अनुसार ही यहाँ पर फिर लिंग होते हैं, चिन्ह होते हैं। जैसे कि अर्ध पिप्पली फिर स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, नहीं तो अर्धम नपुंसकम, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर नपुंसक लिंग होना चाहिए था, क्योंकि अर्धम शब्द समासवाची अर्ध शब्द है। अर्धम नपुंसकम से नपुंसक लिंग का विधान हो रहा था, किंतु पिपली इस स्त्रीलिंग के कारण समस्त पद का लिंग क्या हुआ, स्त्रीलिंग हो गया। अब कुछ ऐसे स्थल आते हैं जहाँ पर परवल लिंगता का निषेध होता है कि कुछ यहाँ पर, जैसे कि एक वार्तिक यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर परवल लिंग, ये जो विधान है, सूत्र ये जो विधान करता है परवल लिंगता का, परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, इस सूत्र का यहाँ पर निषेध होगा, मतलब यह सूत्र यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। कहाँ पर कार्य नहीं करेगा? तो एक वार्तिक है, दिगु प्राप्त आपन्न अलम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। दिगु प्राप्तापन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः, या तो इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, या इन पदों को क्या कर लेना, अलग अलग। तो एक होगा दिगु, दिगु मतलब दिगु समास में। इसके बाद आता है प्राप्त, मतलब प्राप्त शब्द, आपन्न शब्द, अलम शब्द हो, अलम पूर्व में हो, और गति समासेषु, और गति समास में प्रतिषेधो वाच्य, मतलब प्रतिषेध कहना चाहिए। किस चीज का प्रतिषेध कहना चाहिए? परवल लिंगता का प्रतिषेध कहना चाहिए कि पर के समान जो लिंग होता है, जो परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष जो सूत्र है, यहाँ पर परवल्लिंगता का इन इन स्थलों पे निषेध होगा। मतलब यहाँ पर ये जो दिए हैं कि दिगु समास में, प्राप्त में, आपन्न में, अलम पूर्व हो और गति समास हो, जहाँ पर भी गति समास हुआ है, यहाँ पर परवल्लिंगता नहीं होगी। पर के समान जो लिंग मान करके समस्त पद का जो लिंग करते हैं, वह यहाँ पर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जैसे कि अब इसको उदाहरण दिए कि भाई कहाँ कहाँ पर जो तो परवल्लिंगता नहीं होगी। तो जैसे दिगु समास का क्या दिए, पंच कपालः पुरोडासः। तो पंच कपालः ये किसका उदाहरण है? दिगु समास का। पंच कपाल का मतलब होता है, पंच कपाल मतलब पांच पात्र, कपाल का मतलब होता है पात्र, बर्तन। कितने बर्तन? पांच बर्तन, मतलब पांच पात्रों से संस्कार किया हुआ, संस्कारित किया हुआ पुरोडास। पुरोडास का मतलब होता है हवि विशेष, जो यज्ञ के लिए जो हवि का उपयोग करते हैं, यज्ञ के लिए जो मतलब जिससे हम देवताओं को पहुंचाते हैं, हवि देते हैं, उसको कहते हैं पुरोडास। तो वो पुरोडास कैसा है? पांच कपालों के द्वारा संस्कारित है, ऐसा पुरोडास है। तो प्रयोग बनता है पंच कपालः। अब पंच कपालः ये द्विगु समास का ये उदाहरण है, यहाँ पर द्विगु समास होता है। यहाँ पर होता क्या है, इसका जो लौकिक विग्रह करते हैं, ये लिखा भी है यहाँ पर कि पंचसु कपालेषु संस्कृतः। पंचसु, इसका लौकिक विग्रह कर लेना, पंचसु कपालेषु, पंचसु कपालेषु संस्कृतः, पंचसु कपालेषु संस्कृतः। इसके बाद क्या कर लेना, पंच कपालः। तो पंचसु कपालेषु संस्कृतः पंच कपालः, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, लौकिक विग्रह हो जाएगा। लौकिक विग्रह होने पर पंचसु बहुवचन है, तो पंचसु में क्या कर लेना कि पंचन सुप कपाल सुप, इस प्रकार से इसका क्या कर लेना, अलौकिक विग्रह।
क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ये भी बहुवचन है ना। और सप्तमी का बहुवचन है, तो पंचन सुप कपाल सुप। तो पंचन सुप कपाल सुप ये क्या हो जाएगा, इसका अलौकिक विग्रह। ये बहुत ध्यान रखना है आपको, लौकिक और अलौकिक विग्रह पूछा जाता है, तो इसको स्पेशली आपको याद रखना है कि ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों का लौकिक विग्रह क्या है, अलौकिक विग्रह क्या है। तो पंचसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडासः, ठीक है, पंचसु कपालेषु संस्कृतः पंच कपालः पुरोडासः, मतलब 5 कपालों के द्वारा संस्कृतः मतलब संस्कृत किया हुआ, संस्कार किया हुआ कौन, पुरोडास, ये इसका अर्थ है। तो अब यहां पर होता क्या है कि जैसे कि आपने ये देख लिया कि पंचसु कपालेषु संस्कृतः पंच कपालः पुरोडासः पंचन सुप कपाल सुप, ये इस प्रकार इत्यलौकिक विग्रह, या अलौकिक विग्रह हो जाएगा। यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, यहाँ पर संस्कृतम भक्षा एक सूत्र है, उस सूत्र से अण प्रत्यय होता है, तद्धित का सूत्र है, जिसको तद्धित का सूत्र है, तद्धित का प्रत्यय भी होता है अण प्रत्यय संस्कृतम भक्षा से। तो एक सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर हो जाता है समास। समास होने के बाद हो जाती है प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद विभक्ति का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। विभक्ति का लुक होने के बाद प्रयोग क्या बनेगा, पंचन कपाल, इस प्रकार से ऐसा यहां पर बन जाता है। पंचन कपाल होने के बाद यहां पर जैसा कि अंतर्वर्तीनी विभक्ति पुनः स्वद्योत्पत्ति होती है, स्वद्योत्पत्ति होने पर जो तो उस विभक्ति का लुक भी हो जाता है। यहां पर जो पंचन में जो नकार है, इस नकार का क्या कर देना, नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से इसका लोप हो जाएगा। तो नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से जब लोप होगा तो प्रयोग बनेगा पंच कपाल, ऐसा यहां पर बन जाता है। अब पंच कपाल ऐसा बनने के बाद ठीक है, पंच कपाल ऐसा बनने के बाद यहां पर होता क्या है, अच्छा स्वाद्योत्पत्ति अभी इसके बाद होगी। पंच कपाल बनने के बाद इतना ही रहता है, पंच कपाल रहता है, पंच कपाल में क्या कर देना, नकार का नलोपः प्रातिपदिकांत से लोप कर देना, प्रयोग क्या बन जाएगा, पंच कपाल। अब पंच कपाल में यहां पर जो कपाल है ये कैसा पद है, नपुंसक लिंगवाची पद है। कपाल कैसा है, नपुंसक लिंगवाची है। तत्पुरुष समास है ही, सूत्र आता है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, जिस सूत्र को पढ़े थे वह सूत्र कहता है कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में परवल लिंगता होती है, मतलब पर के समान लिंग होता है। अब यहाँ पर जो कपाल है ये कैसा है, ये नपुंसक लिंगी पद है। अब नपुंसक लिंगी होने के कारण समस्त पद को अर्थात पंच कपाल को नपुंसक लिंग में प्रयोग होना चाहिए था। पंच कपाल किस में बनना चाहिए था, नपुंसक लिंग में। क्यों, क्योंकि कपाल क्या है, नपुंसक लिंगी पद है और पर पद है ही, उत्तर पद है ही। तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, इस सूत्र के द्वारा समस्त पद को नपुंसक लिंग में होना चाहिए था। तभी यहां पर एक वार्तिक आता है, वार्तिक है दिगु प्राप्तापन्नालम पूर्व गति समाशेष प्रसिद्धो वाच्या। इसने कहा कि भाई आप ये जो सब जगह जो परवल लिंगता आप करने में लगे हो, कुछ जगह पे छोड़ दो, सब जगह पर परवल लिंगता नहीं होती। कहाँ नहीं होती, तो इसने पहला कहा कि दिगु समास में, दिगु समास में परवल लिंगता का निषेध करना चाहिए। अब ये समास कौन है, दिगु समास है, क्योंकि संख्यावाची शब्द क्या है, पूर्व में है। संख्यावाची शब्द कौन है, पंच है, पूर्व में है, तो संख्या पूर्व दिगुषे दिगु समास है ही। तो क्या हो जाता है कि परवल लिंगता का हो जाता है निषेध। अब जब परवल लिंगता का निषेध हो जाएगा तो फिर होगा क्या उसके बाद, तो पुरोडासा का मतलब क्या है, हवनीय पदार्थ। अब पुरोडासा किस में है, पुल्लिंग में है। अब पुरोडास क्या है, पंचकपाल का विशेषवाची पद है, ये क्या है, विशेष, ठीक है। अब विशेषवाची पद कैसा है, पुल्लिंग है। तो अब इससे होगा क्या कि जो समस्त जो पद है ये अपने विशेषवाची पद के अनुसार ही इस समस्त पद का अर्थात पंचकपाल का लिंग हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। मतलब ये फिर क्या होगा, पुल्लिंग में इसका प्रयोग होगा। पुल्लिंग में होगा तो पुनः स्वाद्योत्पत्ति आएगी, सु आएगा, सु का रुद्ध विसर्ग हो जाएगा, रुद्ध विसर्ग होकर क्या बन जाएगा, पंचकपाला। तो ये किसका उदाहरण है, द्विगु समास का। तो ये आपको समझ में आ गया पंचकपाला कैसे बनता है। तो पंचकपाला पुरोडाश। अब यहां पर एक सूत्र आता है, ये सूत्र है प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये भी।
प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, ये जो है सूत्र है, तो ये सूत्र क्या करता है, प्राप्त और आपन्न शब्दों का द्वितीयांत समर्थ सुबंध के साथ समास करता है। तो प्राप्त और आपन्न ये जो सुबंत शब्द हैं, इन शब्दों का द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है ना, ऐसा यह सूत्र कहता है। और समास होने के बाद जो अंतवर्ण होता है, उस अंतवर्ण के स्थान पर आकार अंतादेश भी होता है। इसीलिए यहां पर इसने कहा कि अकारश्च अनयोः अंतादेशः, मतलब प्राप्त और आपन्न इन शब्दों में क्या होता है, आकार अंतादेश भी होता है। तो पहले तो सूत्र देख लेते हैं। सूत्र है प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, यहाँ पर आकार का क्या है, प्रश्लेष है, ऐसा माना जाता है। तो प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ये सूत्र है। सूत्र कहता क्या है, प्राप्तापन्ने ये प्रथमांत पद हैं। प्राप्तापन्ने कैसे पद हैं, प्रथमांत पद हैं, च अव्यय पद है, और द्वितीयया कैसा है, तृतीयांत पद है। तो प्राप्तापन्ने में कौन सा समास है, इतरेतर योग द्वंद्व है। प्राप्तम च आपन्नम च, इस प्रकार से इतरेतर योग द्वंद्व करेंगे तो प्राप्तापन्ने बनता है। प्राप्तापन्ने प्रथमांत पद है, च अव्यय पद है, और द्वितीयया तृतीयांत पद है। ऐसा यह सूत्र में इतने समस्त पद हैं। इसका अर्थ आप जान ही गए कि यह कहता क्या है कि प्राप्तापन्ने मतलब प्राप्त और आपन्न, एक यहाँ पर शब्द है प्राप्त, एक है आपन्न, लगभग ये एक ही अर्थ में होते हैं। और इन प्राप्त और आपन्न इन शब्दों का जो भी द्वितीयांत समर्थ सुबंत होगा, उस समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। अब यहाँ पर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, तत्पुरुष समास के प्रारंभ में ही है, द्वितीया श्रितातीत पतितगत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैहि। वो सूत्र के द्वारा भी यहाँ पर समास हो रहा था, लेकिन उस सूत्र का ये क्या है, अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्योंकि उस सूत्र के द्वारा ये जो प्राप्त और आपन्न शब्द हैं, इनका पूर्व निपात नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर पूर्व निपात जो द्वितीयांत के द्वारा है, क्योंकि द्वितीया श्रितातीत पतितगत अत्यस्त प्राप्त आपन्न ही, तो द्वितीयांत, अद्वितीयांत कैसा है, द्वितीया क्या है, प्रथमांत है। अब प्रथमांत के द्वारा निर्दिष्ट जो भी पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा, उसका पूर्व निपात हो रहा था। जैसे कि कृष्णम सितः, कृष्ण सितः, कृष्ण, इसकी उपसर्जन संज्ञा होती है क्योंकि वो प्रथमांत के द्वारा निर्दिष्ट है, द्वितीयांत समर्थ सुबंत है। तो इसलिए ये अपवाद सूत्र आया प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, कि भाई ये जो प्राप्त और आपन्न शब्द हैं, इनका पूर्व निपात हो सके, ये भी पूर्व में इनका प्रयोग हो सके, इसलिए इस सूत्र को अलग से बनाया गया कि इनका भी क्या हो, प्राप्त और आपन्न शब्दों का पूर्व निपात हो, अर्थात ये प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट होंगे। जब प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट होंगे तो इनका पूर्व निपात भी होगा। अब प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट ये दोनों हैं ही, क्योंकि प्रथमांत हैं, तो पूर्व निपात इनका होगा, इसलिए इस सूत्र को अलग से बनाया गया। नहीं तो समास तो द्वितीया श्रितातीत पतितगत अत्यस्त प्राप्तापन्न इसी सूत्र से हो जा रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण क्या है इसके। यहाँ पर इसका जो उदाहरण आता है, प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविका, इसका उदाहरण है प्राप्तो जीविकाम प्राप्त प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविका, इस प्रकार से ये प्रयोग बनते हैं। तो प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविका मतलब जिसने जीविका को प्राप्त कर लिया, जिसने जीविका को प्राप्त कर लिया, ऐसा इसका अर्थ है कि जीविका को प्राप्त कर चुका व्यक्ति, प्राप्तो जीविकाम, है ना। तब जीविका को किसी ने जो प्राप्त कर लिया है उसको हम क्या कहेंगे, प्राप्त जीविका। तो उदाहरण क्या है आपका, ये प्राप्त जीविका, इसका लौकिक विग्रह क्या बनेगा, प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविका। इस प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में आप क्या करेंगे कि प्राप्त सु जीविका अम, तो प्राप्त सु
प्राप्त सु जीविका अम। तो प्राप्त सु जीविका अम ये हो जाएगा इसका अलौकिक विग्रह। प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविका ये हो जाएगा इसका लौकिक विग्रह, है ना। तो प्राप्त सु जीविकाम ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह होने के बाद प्राप्तापन्ने च द्वितीया इस सूत्र से समास कर देना। समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक योग से विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोक हो जाएगा। प्रयोग क्या बचेगा, प्राप्त जीविका। प्राप्त जीविका ऐसा होने पर यहां पर चूंकि प्रथमांत है तो प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट भी है, तो इनका पूर्व प्रयोग उपसर्जन संज्ञा होकर प्राप्त, ये इसी का पूर्व प्रयोग होगा। जीविका में क्या होता है, एक विभक्ति चाप पूर्व निपात से उपसर्जन संज्ञा तो होती ही, किंतु इसका पूर्व निपात नहीं होता, तो प्राप्त जीविका ही बनता है। इसी तरह से प्राप्त जीविका की तरह आपन्न जीविका भी बना लेना है। आपन्न जीविका का भी इसी तरह से कर लेना कि आपन्नो जीविका, आपन्नो जीविकाम आपन्न जीविका, इस प्रकार से इसका भी कर लेना। और आपन्न सु जीविका अम ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जब प्राप्त जीविका ऐसा बन जाता है तो प्राप्त जीविका बनने के बाद यहां पर होता क्या है कि समासांत जो यहां पर जीविका में जो समासांत जो आ है, अर्थात जीविका में जो आ है, तो यहां पर कहते हैं कि जो आ है उसको आकार अर्थात ये दीर्घ आकार, इस आ के स्थान पर आकार ऐसा अंतादेश भी होगा, आकार ऐसा अंतादेश होगा, ऐसा ये कहता है। जब आकार ऐसा अंतादेश होगा तो फिर जीविका को क्या हो जाएगा, एक तरह से ह्रस्व हो जाएगा, अर्थात दीर्घाकार के स्थान पर ह्रस्वकार हो जाएगा। तो प्रयोग क्या बनेगा, इसको क्या कर लेना, ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ह्रस्व, ये मतलब अंतादेश ऐसे होता है ना। तो प्राप्त जीविका, तो जब ऐसा हो जाएगा तो क्या बनेगा, प्राप्त जीविका, ये इस प्रकार से बनेगा। इसी तरह से आपन्न जीविका का भी लगा लेना। आपन्न जीविका मतलब जिसने जीविका को प्राप्त कर लिया, आपन्न जीविका, जीविका को प्राप्त कर चुका व्यक्ति, लगभग इस प्रकार से हो जाएगा। तो प्राप्त जीविका आपन्न जीविका, इस प्रकार से यहां पर ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर होता क्या है कि परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, इस सूत्र के द्वारा यहां पर भी परवल लिंगता होती है, क्योंकि यहां पर जीविका क्या है, जीविका स्त्रीलिंग पद है। तो स्त्रीलिंग होने के कारण समस्त जो पद है प्राप्त जीविका, इसको भी स्त्रीलिंग होना चाहिए था, अर्थात समस्त पद को स्त्रीलिंग में प्रयोग होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जीविका क्या है, स्त्रीलिंग है। तो समस्त पद को प्राप्त जीविका, इस पद को आपन्न जीविका को भी क्या होना चाहिए था, स्त्रीलिंग में प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन दिगु प्राप्तापन्न अलम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्या, इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। किसका निषेध कर दिया, परवल लिंगता का, कि यहां पर अर्थात द्विगु समास में, प्राप्त में, आपन्न में, अलम पूर्व में, गति समास में परवल लिंगता नहीं होती। जब परवल लिंगता नहीं होगी इसने निषेध कर दिया। यहां पर प्राप्त और आपन्न शब्द है ही, तो परवल लिंगता का क्या हो जाता है, निषेध। जब परवल लिंगता का निषेध हो जाएगा तो फिर क्या होगा, समस्त पद पुल्लिंग में ही प्रयोग होंगे। ठीक है, मतलब विशेष्य के अनुसार यहां पर पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। पुल्लिंग में प्रयोग होंगे तो पुनः क्या हो जाएगी, स्वाद्योत्पत्ति हो जाएगी दोनों से। और स्वाद्योत्पत्ति में क्या कर देना, इसका उकार की संज्ञा सकार का क्या कर देना, रुत्त विसर्ग कर देना। रुत्त विसर्ग करोगे तो क्या बन जाएगा, प्राप्त जीविका आपन्न जीविका। तो इस प्रकार से ये प्राप्त जीविका आपन्न जीविका ये प्रयोग क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर पूछने लायक क्वेश्चन यही है कि प्राप्त जीविका आपन्न जीविका का लौकिक विग्रह क्या है, अलौकिक विग्रह क्या है, किस सूत्र के द्वारा समास होता है। तो समास करने वाला सूत्र कौन है, प्राप्तापन्ने च द्वितीया, है ना।
यहाँ पर किस सूत्र के द्वारा परवल लिंगता का निषेध होता है, ये विशेष है यहाँ पर पूछने के लिए कि प्राप्त जीविका आपन्न जीविका में किस सूत्र के द्वारा परवल लिंगता का निषेध होता है या किसके द्वारा परवल लिंगता का निषेध होता है। तो ये वार्तिक याद रखना कि दिव्य प्राप्त आपन्न अलम पूर्वगति समासेत प्रसिद्धो वाच्य है, इस वार्तिक के द्वारा परवल लिंगता का यहाँ पर निषेध होता है। नहीं तो प्राप्त जीविका आपन्न जीविका यहाँ पर दीर्घ आकार रहते, इस प्रकार से ये मतलब प्रयोग बनते। तो ये किसके हैं, प्राप्त और अपन के। द्विग का समझ आ ही गया कि पंचकपाला पुरोडासा ये द्विग समास का था। प्राप्त का हो गया, आपन्न का हो गया। अब इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद आता है अलम कुमारी, अलम कुमार्यै अलम कुमारी ही। एक इसका उदाहरण है, अलम शब्द का है, अलम शब्द के साथ समास होता है। तो अलम कुमारी मतलब इसका अर्थ होता है कि कुमारी के लिए योग्य जो वर है, कुमारी के लिए कोई लड़की है जो कुमारी है उसके लिए योग्य कोई युवा वर, ये इसका अर्थ है। तो अलम कुमारी ही, तो ये प्रयोग बनता है। तो अलंग कुमारी, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह करते हैं। अलम कुमारी है ना, अलम कुमारी, ये इस प्रकार से क्या करते हैं इसका लौकिक विग्रह। तो ये अलम कुमारी प्रयोग है और इसका लौकिक विग्रह क्या होगा, अलंग अलम कुमारी, ऐसा बनेगा। अलम कुमारी, तो अलम कुमारी ये क्या हो जाएगा इसका लौकिक विग्रह, और कुमारी गे अलम, इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका अलौकिक विग्रह। मतलब अलम कुमारी गे, ऐसा अलम कुमारी गे, क्योंकि कुमारी ही क्या है ये चतुर्थी में बनता है, तो इसलिए विभक्ति क्या है गे चतुर्थी में। तो अलम कुमारी गे, इस प्रकार से क्या हो जाता है अलौकिक विग्रह हो जाता है। अलौकिक विग्रह में यहाँ पर यह होता है कि भाई यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है अलम कुमारी में, लेकिन तत्पुरुष समास करने वाला कोई यहाँ पर विशेष सूत्र है नहीं, कोई ऐसा सूत्र नहीं है जो यहाँ पर मतलब व्यक्तिगत रूप से या विशेष रूप से यहाँ पर कोई समास करे, लेकिन यहाँ पर समास मानते हैं। तो कहते हैं कि भाई जब समास करने वाला कोई सूत्र भी नहीं है तो आप कैसे इसको जो तो समास मानते हैं। तो इसमें ये देते हैं कि ये जो दिगु प्राप्तापन्न अलम पूर्व गति समासेत प्रसिद्धो वाच्य, इस वार्तिक में अलम शब्द आया है कि अलम शब्द में भी क्या होती है परवल लिंगता का निषेध होता है। तो जब आप इस वार्तिक में अलम पद को रखते हो तो इससे क्या पता चलता है कि समास होता है। यदि समास नहीं होता अलम शब्द का तब तो फिर आप इसमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, निषेध करने की, उसके मतलब अलम शब्द के साथ परवल लिंगता का निषेध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि परवल लिंगता का निषेध होता है तो इसका मतलब समास भी होता है, ऐसी यहाँ पर चर्चाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये मतलब ज्ञापकात ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अत एव ज्ञापकात समास, मतलब इस ज्ञापक से ये पता चलता है, ये जो यहाँ पर ज्ञापक है जो वार्तिक है कि इसका समास होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि अलम कुमारी गे, ऐसी स्थिति रहती है, समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा गे का लुक भी हो जाएगा, ठीक है, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग ये सब हो करके प्रयोग क्या बनेगा अलम कुमारी। अब अलम कुमारी में जो ये कुमारी है, कुमारी क्या है ये स्त्रीलिंगवाची पद है। स्त्रीलिंगवाचक होने के कारण परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः इस सूत्र के नियम से समस्त पद का लिंग कैसा होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए था। समस्त पद का लिंग कैसा होना चाहिए था, स्त्रीलिंग होना चाहिए था। मतलब अलम कुमारी को स्त्रीलिंग में जानना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि ये वार्तिक आया, इसने कहा कि भाई अलमपुर में हो तो स्त्रीलिंग मतलब परवल लिंगता का निषेध होता है। अब जब इसने परवल लिंगता मतलब स्त्रीलिंग का निषेध कर दिया तो फिर क्या हुआ कि विशेष पद के अनुसार, अर्थात कि इसका जो अर्थ करते हैं कि कुमारी के लिए योग्य वर है ना, योग्य युवा वर,
तो फिर ये वर मतलब ये व्यक्ति इस जो तो पुल्लिंग के अनुसार, इस विशिष्ट पद के अनुसार समस्त पद का लिंग क्या हो जाता है? पुल्लिंग। तो अलम कुमारी का जो समस्त पद का जो लिंग है, कौन सा लिंग है, कौन सा चिन्ह है? पुल्लिंग है। नहीं तो क्या होता? स्त्रीलिंग होता। तो इस प्रकार जो कुमारी है, कुमारी के ईकार को ह्रस्व किससे होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? ह्रस्वीकार है ना, और यहाँ पर दीर्घ है, तो इसको एक सूत्र है गोस्त्रीयो और उपसर्जनस्य। तो गोस्त्रीयो और उपसर्जनस्य उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर दीर्घीकार को क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। तो क्या बन जाता है? अलम कुमारी। सु आएगा, रुत्व विसर्ग हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा अलम कुमारी। ये लग गया, यहां तक समझ में आ गया होगा। अलम कुमारी के बाद एक प्रयोग बनता है निष्कौशाम्बी। इसी तरह से निष्कौशाम्बी में भी परवल लिंगता का निषेध होता है, ये याद रखना। मतलब पर के समान लिंग या चिन्ह नहीं होता। अब ये किसका उदाहरण है? निष्कौशाम्बी गति समासेषु, क्योंकि अंत में क्या है कि गति समास में भी परवल लिंगता का निषेध होता है। तो गति समास का उदाहरण क्या है? निष्कौशाम्बी। ये भी याद रखना कि गति समास का उदाहरण कौन है? निष्कौशाम्बी। तो निष्कौशाम्बी क्या है? ये गति समास का उदाहरण है। अब निष्कौशाम्बी का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि कौशाम्बी से निष्कासित या निकला हुआ, कौशाम्बी कोई जगह है प्रयागराज के पास में है, ठीक है, तो वहां से निकाला गया या निकला हुआ कोई व्यक्ति। तो निष्कौशाम्बी में निरादय एक जो तो वार्तिक है, तो उस वार्तिक के द्वारा यहां पर क्या होता है? हाँ, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, ये वार्तिक है। निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या निष्क्रांता कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी, इस प्रकार से प्रयोग बनता है। तो निष्कौशाम्बी में भी क्या होता है कि जैसे कौशाम्बी, ये जो तो समस्त पद का क्या है? समस्त पद स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में होने के कारण यहाँ पर परवलिंगता का निषेध होता है। निषेध होने पर क्या होता है कि इसी जो वार्तिक से परवलिंगता का निषेध हो जाएगा। निषेध होने पर समस्त पद किस में प्रयोग होता है? पुल्लिंग में। ठीक है, कौशाम्बी को क्या होता है? ह्रस्व हो जाता है। तो क्या बन जाता है? निष्कौशाम्बी सु आएगा और तभी शर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये जानना है। ये तो ये निष्कौशाम्बी, जैसे कौशाम्बी है तो कौशाम्बी को ह्रस्व किससे होता है? गोस्त्रीय उपसर्जनस। इसी सूत्र से यहाँ पर भी कौशाम्बी को ह्रस्व हो जाएगा, तो क्या बनता है? कौशाम्बी। ह्रस्व इकार हो जाता है यहाँ पर। तो ये जानना है कि कौशाम्बी को ह्रस्व किससे होता है? गोस्त्रीय और उपसर्जनस से। तो ये यहाँ पर तो हो गया। अब यहाँ पर तत्पुरुष समास का एक अंतिम सूत्र है अर्धर्चाह पुंसिचा। ये उभय लिंग का विधान करता है। ये जो सूत्र है अर्धर्चाह पुंसिचा, ये उभय लिंग का मतलब क्या है कि स्त्रीलिंग, क्षम्यताम, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग। तो इस सूत्र के द्वारा पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों लिंग होते हैं। अर्धर्चाह पुंसिचा, अर्धर्चाह पुंसिचा ये सूत्र है। अर्धर्चाह, अर्धर्चाह पुंसिचा ये सूत्र है। अर्धर्चाह पुंसिचा जो सूत्र है, यह सूत्र कहता है, क्योंकि मैंने बतला दिया कि ये सूत्र पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों लिंगों का विधान करता है। ठीक है, अर्धर्चाह क्या है? अर्धर्च, एक अर्धर्च करके एक गण है, उस गण में पठित जो शब्द होंगे उन शब्दों को पुंस मतलब पुल्लिंग होता है। ठीक है, और चकारात नपुंसक लिंग भी होता है। इस प्रकार से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वृत्ति में लिखा है कि अर्धर्चादयः शब्दाः पुंस क्लीवे च स्युः। ये कहता है कि अर्धर्चादयः शब्दाः, अर्धर्चादयः शब्द का मतलब होता है कि अर्धर्च आदि गण में जो पठित जो शब्द हैं वो शब्द पुंसी अर्थात पुल्लिंग और क्लीवे अर्थात नपुंसक लिंग दोनों में उनका क्या होता है? प्रयोग होता है। मतलब वो दोनों में उनका प्रयोग होता है। तो अर्धर्च आदि गण में जो पठित शब्द हैं वो शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। उन शब्दों का दोनों में प्रयोग होता है। तो ऐसा यह सूत्र कहता है।
अब प्रयोग कौन है, तो प्रयोग जो बने हैं यहां पर, एक प्रयोग है अर्धर्चः और अर्धर्चम। तो इसका विग्रह करेंगे ऋचः अर्धम। जैसे कि ये पूछेगा अर्धर्चः अर्धर्चः और अर्धर्चम, ये दो प्रयोग बनते हैं। यहां पर पूछेगा कि कौन सा लिंग हुआ है, किस सूत्र के अनुसार लिंग है। अर्धर्चः में कौन सा लिंग है, तो यहां पर कौन सा लिंग है, अर्धर्चः में पुल्लिंग है। अर्धर्चम में कौन सा नपुंसक लिंग है, किस सूत्र के द्वारा, अर्धर्चः पुंसिचः, है ना। इसका विग्रह करेंगे ऋचः अर्धम, ऋचः अर्धम, अर्धर्चः और अर्धर्चम। तो ऋचः अर्धम अर्धर्चः अर्धर्चम दोनों आपको याद रखना है, कई बार फंसा भी देता है कि कौन सा सही है। तो ध्यान रखना कि पुल्लिंग नपुंसक लिंग दोनों होते हैं, ऋचः अर्धम अर्धर्चः अर्धर्चम। क्यों, क्योंकि अर्धर्चः पुंसिचा सूत्र कहता है, ऐसा यह कहता है। तो अर्धर्चः कहाँ बनता है, अर्धर्चः कहाँ बनता है, पुल्लिंग में, ठीक है। सु आएगा, सु को रुत्व विसर्ग हो जाएगा। और नपुंसक लिंग में क्या आएगा, सु आएगा, सु को अमादेश हो जाएगा, सु का अमादेश होगा, अमादेश होगा तो अर्धर्चम बन जाएगा, रुत्व विसर्ग होगा तो अर्धर्चा बन जाएगा। कैसे, अर्धर्चा पुंसिचा, अर्धर्चादयः शब्दाः पुंसि क्लीबे च स्युः, ऐसा यह कहता है। तो इसी तरह से जैसे अर्धर्चा है, अर्धर्चम है, इसी प्रकार से और कौन से शब्द हैं, तो इसी तरह से जैसे मान लो ध्वजः ध्वजम, ठीक है, ध्वजः ध्वजम, तीर्थः तीर्थम, शरीरः शरीरम, मंडपः मंडपम, यूपः यूपम, ठीक है। इसी तरह से देहः देहम, अंकुशः अंकुशम और पात्रः पात्रम, सूत्रः सूत्रम। ये जो प्रयोग हैं जितने मैंने आपको गिनवाए हैं, ये अर्धर्च गण में पठित शब्द हैं। अर्धर्च एक गण है, उस गण में पठित ये शब्द हैं, उस गण में ये शब्द पढ़े गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस गण में जो भी शब्द पढ़े हैं उनका पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयोग होगा। जैसे मान लो उस गण में पठित कौन शब्द है, देह शब्द है। अब देह शब्द में क्या होगा कि देह शब्द का अर्ध शब्द के साथ समास होगा, है ना। देह शब्द का जो तो इस अर्धर्चा पुंसिचा इस सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग पुल्लिंग दोनों का विधान होगा। तो देह और देहम ये दोनों बनेगा। इसी तरह से जैसे मान लो सूत्र है, सूत्र शब्द भी अर्धर्च गण में पढ़ा है, तो सूत्रः सूत्रम ये दोनों बनेगा। सूत्रम कहाँ बनता है, नपुंसक लिंग में बनता है, सूत्र कहाँ बनता है, पुल्लिंग में। इसी तरह से जैसे मान लो शरीर शब्द है, शरीर शब्द भी इसी में पढ़ा है, तो क्या बनेगा, पुल्लिंग होगा तो शरीरः बनेगा और नपुंसक लिंग होगा तो क्या बनेगा, शरीरम, ठीक है। इसी तरह से पात्रः पात्रम, ये समझ जाना कि ये जो सूत्र है अर्धर्चा पुंसिचा, ये सूत्र नपुंसक लिंग पुल्लिंग दोनों का विधान करता है। तो इस प्रकार से ये सूत्र यहाँ पर हो जाता है। अब ये आता है कि भाई जहाँ पर किसी लिंग का विधान नहीं होता वहाँ पर हम क्या माने, किस लिंग का विधान करें। कि कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पर ना पुल्लिंग होता ना नपुंसक लिंग होता, तो वहाँ पर क्या माने, मतलब कि किसी निश्चित लिंग का विधान नहीं होता। तो यहाँ पर एक वार्तिक आता है सामान्य नपुंसकम। सामान्य नपुंसकम एक वार्तिक है। ये कहता है कि जहाँ पर किसी लिंग विशेष का विधान नहीं होता या लिंग विशेष की अपेक्षा नहीं होती, ऐसी स्थिति में वहाँ पर सामान्यतया नपुंसक लिंग होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई निश्चित लिंग का जहाँ कोई विधान नहीं है वहाँ पर कौन सा लिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा, ऐसा जानना। जैसे पूछता भी है कि जहाँ पर कोई निश्चित लिंग का विधान नहीं होता उस जगह पे किस लिंग को आप मानेंगे, कौन सा लिंग आप रखेंगे, तो वहाँ पर कैसा लिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा। और वार्तिक कौन है, सामान्य नपुंसकम। तो सामान्य नपुंसकम वार्तिक है और ये कहता है कि सामान्य स्थिति में नपुंसक लिंग होता है। तो सामान्य नपुंसकम, सामान्य नपुंसकम, सामान्य नपुंसकम वार्तिक है, सामान्य में नपुंसक लिंग होता है। ये क्या है, वार्तिक। कहाँ पर हुआ नपुंसक लिंग भाई, तो उदाहरण क्या दिया, मृदु पचति।
एक है मृदु पचति और एक है प्रातः कमनीयम। प्रातः कमनीयम, तो मृदु पचति और प्रातः कमनीयम में मृदु क्या है, नपुंसक लिंगवाची शब्द है। इसी तरह से प्रातः कमनीयम में यह प्रातः और अव्यय है, कमनीयर प्रत्यांत, कमनीयम ये क्या है, अनियर प्रत्यांत है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, नपुंसक लिंग का विधान हुआ। नपुंसक लिंग का विधान होने से मृदु पचति प्रातः कमनीयम ये प्रयोग बन जाते हैं। सामान्य नपुंसक लिंग का यहाँ पर विधान हुआ है। तो आज के साथ हमारी जो मतलब ये हमारा जो तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यहाँ पर पूर्ण होता है। तो इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। फिर इसके बाद अगली कक्षा अर्थात बहुब्रीहि समास अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपको नमस्कार।